हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का अचीवर एकेडमी पर स्वागत है। तो देखिए, मेरा नाम पूनम है और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि जो पीजीटी हिंदी का होता है ना सिलेबस, उसके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, आमतौर पर क्या होता है कि लोगों को सिलेबस पता नहीं होता, ठीक है ना। देखो, क्या नहीं पता होता कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस वो पता नहीं होता और उनको बस दिमाग में एक बात होती है कि भाई हिंदी का जो है वो लिटरेचर आएगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि लिटरेचर के अंदर आएगा क्या, ठीक है ना। लिटरेचर के अंदर क्या पढ़ना है ये बात उनको नहीं पता होती। तो जो पीजीटी हिंदी जो होगी ना, पीजीटी के अंदर जो हिंदी आएगी उसके अंदर जो हिंदी है हमारी वो 60 नंबर का जो है वो लिटरेचर आता है, ठीक है ना। 60 नंबर का क्या आता है, लिटरेचर आता है। तो पीजीटी के अंदर और टीजीटी के अंदर, दोनों के अंदर, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो, दोनों के अंदर जो लिटरेचर आता है ना वो कितने का आता है, वो 60 नंबर का लिटरेचर आता है। टीजीटी के अंदर भी 60 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? इन दोनों के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, केवल जो क्वेश्चन होंगे ना उनके लेवल में फर्क कर देगा। यहां पर टीजीटी के अंदर जो लेवल है वो थोड़ा सा आसान दे देगा और पीजीटी के अंदर जो लेवल होगा ना वो थोड़ा हार्ड दे देगा। बस लेवल का फर्क होता है, बाकी सिलेबस का कोई फर्क नहीं है। जो लिटरेचर पीजीटी में आएगा वहीं से जो क्वेश्चन है पुट वो टीजीटी के अंदर भी किए जाते हैं, ठीक है। और जो 60 नंबर है वो कोई थोड़े नंबर नहीं है, मतलब इसके लिए हमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेबस भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक जो स्क्रीनिंग का जो पेपर होगा, ठीक है ना, स्क्रीनिंग का जो पेपर होगा उसके अंदर भी हमारी हिंदी का लिटरेचर आएगा। स्क्रीनिंग के अंदर भी आएगा ना, स्क्रीनिंग के अंदर भी क्या आएगा, एक मिनट, स्क्रीनिंग के अंदर भी क्या आएगा, हमारी हिंदी का सिलेबस आएगा। और लेकिन स्क्रीनिंग के अंदर जो लिटरेचर आता है ना वो 33 नंबर का होगा, भी 33 मार्क्स का होगा, क्योंकि उसके अंदर हरियाणा जी के ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना। 22 से 23 नंबर की हरियाणा जी के आ जाती है। उसके बाद मैथ है, साइंस है, मतलब जितना भी जीएस का पार्ट है वो बाकी आ जाएगा। और जो हिंदी लिटरेचर है वो उसके अंदर 33 नंबर का आता है। ये तो बात रही स्क्रीनिंग की, ठीक है ना, ये तो बात रही हमारी किसकी, स्क्रीनिंग की। लेकिन अगर हम एचटेट की बात करें, एचटेट की बात करें तो एचटेट के अंदर पीजीटी और टीजीटी हिंदी के अंदर 60 नंबर की आती है। पहले तो हमें जो मार्क्स का है ना वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि सिलेबस जो है हमारा क्या आएगा। अगर आप बात करो ना स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग के अंदर पीजीटी में टीजीटी में सिलेबस सारा यही है। सिलेबस के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा, जो काफ़ी समय से जो गवर्नमेंट लटका रही है, आगे से आगे डिले हो रहा है, उसके अंदर जो 33 नंबर की आएगी, जो ये 60 नंबर की आएगी, जो सिलेबस है वो सेम है। तो देखिए, सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिंदी भाषा और उसका विकास आएगा। भाषा के बारे में और उसके विकास के बारे में पूछा जाता है कि जो हिंदी भाषा है वो प्रारंभ में कैसी थी और बाद में धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया उसका विकास किस तरह से हुआ, उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या उसके अंदर और नया जुड़ गया और क्या क्या उसके अंदर से कट हो गया, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी जो पृष्ठभूमि है यानी कि इतिहास है वो पहले कैसा रहा है, हिंदी का जो इतिहास है पहले वो कैसा रहा, मतलब प्रारंभ में ये कैसी थी, जब ये संस्कृत से निकलकर धीरे धीरे पाली, प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर जो पुरानी हिंदी, फिर पुरानी हिंदी से नई हिंदी, मतलब कैसे कैसे इसका विकास हुआ, इसका इतिहास क्या है इस हिंदी का, ये पूछा जाता है। उसके बाद भाषा एक सामान्य परिचय, मतलब भाषा के बारे में इसी हिंदी भाषा का जो है सामान्य सा परिचय पूछ लेंगे। सामान्य परिचय के अंदर क्या कि जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं और हिंदी भाषा, इसके बारे में पूछा जाएगा। भारत के अंदर जो आर्य भाषाएं थी पहले, जिनको आर्य लोग बोला करते थे, ठीक है, और उसके बाद हिंदी भाषा के बारे में पूछा जाएगा। फिर प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाएं,
प्राचीन काल के अंदर जो भारत के अंदर कैसी थी भारतीय आर्य भाषाएं या प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन, उसके बाद मध्यकाल में कैसा हुआ और फिर आधुनिक काल में कैसा हुआ। क्योंकि जो आर्य भाषाएं हैं ना वो 3 भागों में बटी थी भाई, ईसा पूर्व भी थी और ईसा के बाद भी थी। क्योंकि देखो समय को जानने के लिए जो ईसा मसीह है उनका एक टारगेट बना लिया गया है, उनको सेंटर में रखा जाता है। और ईसा मसीह से जो पहले का टाइम है वो क्या कहलाता है, ईसा पूर्व, और बाद का क्या कहलाता है, ईसवी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल और आधुनिक, इनके बारे में पूछा जाएगा कि मध्यकाल में कैसी थी और आज आधुनिक में कैसी है। मतलब जो पाली है, प्राकृत है, उसके बाद जो अपभ्रंश है, वो सारा का सारा मैटर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, जो पाली है, प्राकृत है और जो अपभ्रंश है वो सारा मैटर आ जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि पहले संस्कृत भाषा हुआ करती थी, संस्कृत से जो पाली निकली, पाली से फिर प्राकृत निकली और प्राकृत से फिर कौन सी निकली, अपभ्रंश निकली। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी निकल कर आई। तो इन सभी को इन 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। कुछ प्राचीन के अंतर्गत आती हैं, कुछ मध्यकाल में आएंगी और कुछ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर आ जाएंगी। ठीक है उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध और अन्य बातें। हिंदी का जो विस्तार कैसे हुआ, जैसे पाली से प्राकृत आ गई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश आ गई, उसके बाद जो हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात है, कैसे भौगोलिक विकास हुआ। उसके बाद हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं और बोलियां कितनी हैं। हिंदी की उपभाषाएं 5 है ना, और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि हिंदी की उपभाषाएं बताओ और बोलियां बताओ। फिर हमें यह भी जानना है कि उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, फिर किसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, कितने लोग बोलते हैं उसको। ठीक है ना, फिर उसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं। ये सारी बातें जो हैं वो साहित्य के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर देखिए हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदी भाषा की स्वनिम, ये स्वनिम है, स्वनिम व्यवस्था, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम क्या होता है, स्वनिम बोला जाता है ध्वनि को, ध्वनि को क्या बोला जाता है, स्वनिम भी कहा जाता है। तो जो हिंदी भाषा है उसकी जो ध्वनि है उसकी ध्वनि की व्यवस्था कैसे की गई है। फिर हिंदी की शब्द व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था कैसे की और शब्द संपदा कितनी है। क्योंकि देखो भाई किसी भी भाषा की संपन्नता का जो आधार है वो क्या होता है, वो उसका शब्दकोश होता है। अगर किसी भी भाषा का शब्दकोश अच्छा है तो फिर वो भाषा उतनी ही संपन्न मानी जाती है। तो यहाँ तो हम ध्वनि के बारे में बात करेंगे, वर्ण के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर शब्द के बारे में करेंगे, और फिर शब्द संपदा, कितनी शब्द संपदा है हिंदी के पास, उसकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, फिर शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां, यानी कि शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, उन युक्तियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि पहला जो चैप्टर होगा ना बच्चों, वो हमारी भाषा के बारे में होगा। भाषा के बारे में जो क्वेश्चन है वो बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब हम करेंगे हमारा पहला जो टॉपिक होगा ना वो भी मैं आपको भाषा का ही करवाऊंगी। उसके बाद हम चलेंगे कि भाई जो है हिंदी जो लिटरेचर है उसका इतिहास क्या है, किस प्रकार से लिटरेचर लिखा गया, फिर उस तो आगे चलती रहेगी बातें हमारी। फिर देखिए उसके बाद बात करते हैं किसकी, कि जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है और जो समास है, ये भी हम करेंगे। क्योंकि जो ग्रामर है हिंदी की, जो ग्रामर है यानी कि जो व्याकरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आप ये न मत मानिए कि जो 60 नंबर की हिंदी आएगी उसके अंदर खाली लिटरेचर ही आएगा। यूँ मानकर चलिए कि 60 नंबर के अंदर जो 8 से 10 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है,
कोई उपसर्ग का क्वेश्चन पूछ लिया, कोई प्रत्यय का क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, कहीं संधि का पूछ लिया, कहीं समास का पूछ लिया। इस 60 नंबर के अलावा भी 15 नंबर की जो व्याकरण है वो आती है। इस तरह से आपका जो टोटल जो मार्क्स होगा ना वो 75 होगा। जो 75 नंबर का आपका टोटल जो है वो मामला होगा इसके अंदर, ठीक है। 15 नंबर की तो व्याकरण वो तो अलग से आएगी, 15 नंबर की व्याकरण है और हिंदी व्याकरण, और 15 ही नंबर की जो हमारी है जो इंग्लिश की आती है, ठीक है ना, ये तो आएगा ही आएगा। प्लस में जो 60 नंबर है ना उसके अंदर भी ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर देखो मानक हिंदी का व्याकरण और संरचना, रूप और रचना। मानक हिंदी का जो व्याकरण है, फिर उसकी संरचना है, उसके बाद जो रूप रचना है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर ये भी हमें आने चाहिए, सारा ग्रामर का पार्ट है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ठीक है, और कारक के बाद लिंग, वचन और वाक्य की संरचना, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, यानी कि ये राजभाषा हिंदी और राष्ट्रभाषा हिंदी, इनके बारे में भी एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है। पहला जो हमारा जो इकाई आप कह सकते हो, ठीक है ना, जो पहली हमारी इकाई है वो सारी की सारी भाषा के बारे में है। यानी कि भाषा जो है ये कैसी है, कैसे बनी, कैसे जो इसका इतिहास रहा, कैसे ये आधुनिक समय में आई, ये मध्यकाल में कैसी थी, ये बाद में कैसी थी। फिर इसके अंदर जो ग्रामर है वो सारी की सारी आ जाती है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये संपर्क भाषा जो है वो किस प्रकार संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई, हिंदी की जो संविधान में स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति, और हिंदी संचार माध्यम, कंप्यूटर और वैज्ञानिक विकास, ये सारा का सारा आ जाएगा। अब देखो इकाई 2 कौन सी होगी। इकाई 1 के अंदर तो हमने सारा का सारा भाषा के बारे में ही पढ़ा, भाषा के बारे में ही देखा। अब जो यूनिट सेकंड है, जो सेकंड यूनिट है, इकाई 2 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी लिटरेचर है उसका इतिहास क्या रहा, और गद्य विधाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, यानी कि हिंदी का जो साहित्य का जो इतिहास है ना वो किस तरह से लिखा गया, मतलब सबसे पहले किसने लिखा, ठीक है ना, उसके बाद किसने लिखा, उसके बाद किसने लिखा, पहले कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी, उसके बाद फिर कौन सी अलग सी पद्धति आ गई, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे जैसे साहित्य लिखा गया और उस साहित्य का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे शिव सिंह सेंगर ने लिखा, गारसा दातासी ने लिखा, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, मिश्र बंधुओं ने लिखा, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो साहित्य, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना उसको लिखने की जो परंपरा है वो कैसे विकसित हुई और ये कैसे आगे बढ़ी। पहले किस तरीके से इतिहास लिखा जाता था और बाद में ये किस तरीके से लिखा जाने लगा। सबसे जो बढ़िया इतिहास है वो कौन से लेखक का माना जाता है, कौन से इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है, उनमें से हिंदी के कितने हैं, दूसरी भाषा के कितने हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पर, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंदर, ठीक है ना, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा आदिकाल। उसके बाद क्या है हमारा आदिकाल। तो देखिए जो आदिकाल है, आदिकाल के अंदर अपभ्रंश की रचनाएं कौन सी है, क्योंकि अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अपभ्रंश की रचनाएं जो है वो कौन कौन सी है आदिकाल के अंदर। देखो जो काल है वो कैसे बांटे गए, पहले आदिकाल आया, आदिकाल, ठीक है, उसके बाद आया मध्यकाल, आदिकाल के बाद कौन सा आया, मध्यकाल, और फिर है हमारा आधुनिक काल। फिर कौन सा आया हमारा, आधुनिक काल। जो मध्यकाल है ना ये 2 पार्ट में विभाजित हुआ था, एक तो रीतिकाल के अंदर, एक तो रीतिकाल में, और दूसरा हुआ ये भक्ति काल में। इसको इन 2 के अंदर बांटा गया, रीतिकाल के अंदर और भक्ति काल के अंदर इसको बांट दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर बच्चों आदिकाल की। तो आदिकाल के अंदर सबसे पहले अपभ्रंश के कवि हुए और अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो इसके बाद
हम करेंगे सिद्ध मत एवं साहित्य। जो सिद्ध है, नाथ है और जैन है, ठीक है, इन तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिद्ध मत सिद्ध साहित्य किस प्रकार का था। उसके बाद सिद्धों के बाद नाथ आए, नाथों के बाद फिर जैन आए। तो 84 सिद्धों के बारे में, नाथों के बारे में, जैन जो साहित्य है उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध साहित्य क्या था, नाथ का मत क्या था और जैन मत क्या था, और इनके अंदर कौन कौन सा जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो लिखा गया, किसने लिखा था, ठीक है। उसके बाद रासो काव्य, रासो काव्य एग्जाम के अंदर आता है। रासो काव्य के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से जो रासो जो ग्रंथ है वो बने, वो लिखे गए, उनको लिखने वाला कौन था। परमाल रासो है, जगनीक ने लिखा था। इस तरह के कई रासो ग्रंथ है, एक नहीं है। यहां पर एक आधे की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है रासो काव्य का, ठीक है ना। तो उसके बाद आएगा लौकिक साहित्य, यानी कि लोक के अंदर जो साहित्य था, लौकिक का मतलब लोक व्यवहार में जो साहित्य लिखा गया। उसके बाद हम बात करेंगे गद्य साहित्य के बारे में। एक तो होता है गद्य, एक क्या होता है गद्य, और एक क्या होता है पद्य होता है। पद्य के अंदर क्या लिखा जाता है, कविताएं लिखी जाती हैं। पद्य के अंदर क्या लिखा जाएगा, कविता लिखी जाएगी। और गद्य के अंदर बहुत सी विधाएं होती हैं, जैसे उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। ऐसी बहुत सी जो विधाएं हैं वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और पद्य में क्या आती हैं, पद्य में कविताएं आ जाती हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा क्या, भक्ति काल। उसके बाद क्या आता है हमारा, भक्ति काल आ जाता है। तो भक्ति काल के अंदर संत काव्य धारा, ठीक है ना, क्या हुई, संत काव्य धारा विकसित हुई भक्ति काल के अंदर। तो संत काव्य धारा जो थी वो निर्गुण थी और सगुण, दो प्रकार की हुई भाई, ठीक है ना। तो संत काव्य धारा के अंदर हम निर्गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कबीरदास जी हैं, वो निर्गुण को माना करते थे। जो कबीरदास के जितने भी समकालीन हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक थी सूफी काव्य धारा, ये भी निर्गुण को ही मानती थी। एक तो संत काव्य धारा, एक सूफी काव्य धारा, ये भी निर्गुण को ही मानती थी। इनको निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा भी बोलते हैं। जैसे सूफी के अंदर क्या, जायसी है, कुतुबन है, ठीक है ना। ऐसे अनेकों कवि, मृगावती है जो उनकी लिखी हुई रचना है, ठीक है। अनेकों इस तरह की जो रचनाएं हैं और अनेकों जो कवि हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी और पद्मावत के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। जायसी जी के बारे में, पद्मावत के बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखिए फिर राम भक्ति शाखा, ये सगुण काव्य धारा थी। देखो दो प्रकार की काव्य धारा विकसित हुई, एक तो निर्गुण, दूसरी सगुण, ठीक है। निर्गुण में क्या थे, निर्गुण ज्ञानश्रयी थी और निर्गुण प्रेम मार्गी थे। एक तो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्गी में कौन आता है, जैसे कबीरदास जी आते हैं। एक थे प्रेम मार्गी, ये सूफी कवि हुआ करते थे जिनके अंदर जायसी आता है, ठीक है ना। जो इनके मुख्य है ना वो मैं नाम लिख रही हूं, बाकी इनके समकालीन तो बहुत सारे थे। अगर हमसे ये पूछ ले कि जो संत काव्य धारा जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी थी उसके जो मुख्य कौन थे, वो कबीरदास जी थे। और अगर ये पूछ ले कि सूफी काव्य धारा के मुख्य कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। उसके बाद राम भक्ति शाखा, ये सगुण काव्य धारा है और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो किसको माना जाता है, ये माना जाता है तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी के अनेक समकालीन भी हुए थे, लेकिन हम यहाँ केवल एक एक की मुख्य की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा जाएंगे तो अपना जो सिलेबस है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा, इसके अंदर नाम आता है किसका, सूरदास जी का। ऐसे तो सूरदास जी थे, नंददास थे, रसखान थे, अनेकों कवि थे इसके अंदर भी। लेकिन जो मुख्य कवि है ना, जो मेन कवि हैं वो कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा के ये सूरदास जी हैं। उसके बाद देखिए भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि, इनके बारे में भी करेंगे हम लोग बात। भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां, यानी कि इस समय जो भी साहित्य लिखा जा रहा था उस साहित्य की, उस काव्य की प्रवृत्तियां क्या थी, उनके अंदर विशेषताएं क्या थी। प्रवृत्तियां माना
उनके अंदर विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए इसके बाद आता है रीतिकाल, फिर आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल के अंदर ये तीन प्रमुख है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। लेकिन रीति से जो इतर काव्य था ना, वो भी अब इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। रीति से इतर, इतर का मतलब रीतिकाल के बाद का काव्य, जो रीति के तुरंत बाद आया था। देखो रीतिकाल के अंदर तीन प्रकार की काव्य धाराएं थी। रीतिबद्ध, जो इस नियमों में बंध कर काव्य रचना किया करते थे। रीति सिद्ध, जो लिखने में सिद्ध थे, है ना, बिल्कुल परफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। और रीति मुक्त, जो इस रीति की जो विशेषताएं थी, जो चलन था, उससे हटकर कविताएं लिखते थे, उनको रीति मुक्त काव्य धारा उसको कहा गया। ये जो तीन प्रकार की काव्य धाराएं हैं ना रीतिकाल के अंदर, यहां से प्रश्न आता ही आता है। 100% यहां से प्रश्न आता है। भक्ति काल के अंदर राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में से 100% आएगा। सूफी काव्य में से एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम के अंदर। फिर देखो रीति इतर, रीति के बाद वाला भी हम लोग कर ही लेंगे ये भी। फिर आता है हमारा आधुनिक काल, फिर आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो काव्य खंड है उसके अंदर सबसे पहले भारतेंदु की पूर्व काव्य धारा के जो कवि हैं वो उसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिक काल का जो है वो आरंभ माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आयु बहुत छोटी थी, यानी कि ये 35 वर्ष की अल्पायु के अंदर ही ये इस दुनिया से चले गए, है ना। और इनका जो जन्म है वो 1850 माना जाता है, और 1885 तक का जो समय है ना, वो इतने समय ये जीवित रहे। लेकिन 1850 से लेकर 1900 तक के काल को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग कहा जाता है, ठीक है। इन 50 सालों के समय को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग कहा जाता है। तो भारतेंदु को हमने सेंटर में मान लिया। और भारतेंदु से जो पहले जो काव्य धारा चली थी ना, भारतेंदु से पहले किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था, किस प्रकार का लिटरेचर लिखा जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतेंदु युग कितना है? 1850 से 1900 तक का ही मान लिया जाता है। हालांकि इनकी जो मृत्यु है वो 1885 में हो गई थी। भारतेंदु जी की जो मृत्यु है ये 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस 35 वर्ष की अल्पायु में जो इनकी मृत्यु हुई, इतने थोड़े समय के अंदर इन्होंने हिंदी साहित्य को वो दिया कि हिंदी साहित्य सदा इनका ऋणी रहेगा। उसके बाद देखिए भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेकर 1920 तक का काल माना जाता है। जो द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर 1920 तक का काल है। द्विवेदी माना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। द्विवेदी का मतलब क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद जो द्विवेदी है, इनका समय 1900 से 1920 तक माना जाता है। उसके बाद आता है छायावाद, फिर आता है छायावाद, जो कि 1920 से लेकर छायावाद द्विवेदी युग के बाद, एक मिनट ठहरो, द्विवेदी युग के बाद प्रेमचंद युग भी आया था, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रेमचंद जो युग था, क्या था? प्रेमचंद युग, ये भी आया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। प्रेमचंद युग 1920 से लेकर 1936 तक माना जाता है। और जो ये छायावाद है, छायावाद है, ये 1936 से लेकर 1943 तक माना जाता है भाई। छायावाद जो है 1936 से 1943 तक माना जाता है। उसके बाद उत्तर छायावाद, यानी कि छायावाद के बाद जो समय आया था वो क्या था? उत्तर छायावाद था। फिर आया प्रगतिवाद, फिर कौन सा आया? छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, ठीक है। फिर देखिए प्रगतिवाद के बाद हम बात करेंगे प्रयोगवाद की। पहले प्रगति हुई और फिर क्या हुआ? प्रयोग हुआ। उसके बाद परपद्यवाद या नकेनवाद कहा जाता है। और ये नकेनवाद वाला है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नकेनवाद वाला, क्योंकि जहां भी लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है, नकेनवाद में से क्वेश्चन बार बार पुट किया जाता है, ठीक है। तो परपद्यवाद या नकेनवाद एक ही बात है, एक ही काल के अंदर ये दोनों नाम रखे गए, परपद्यवाद भी कहा गया और नकेनवाद भी इसको कहा गया।
उसके बाद आती है हमारी नई कविता। उसके बाद क्या आती है? हमारी नई कविता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर तार सप्तक भी आएंगे। ये जो प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, यहां पर तार सप्तक भी लिखे गए थे। और तार सप्तक में से भी जो प्रश्न है, आप 100% नहीं 101% प्रश्न आता है। तार सप्तक में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। फिर देखिए 1960 के बाद के काव्य आंदोलन, 1960 तक नई कविता का समय माना जाता है। उसके बाद कौन कौन से काव्य आंदोलन चले, 1960 के बाद कौन कौन से काव्य आंदोलन चले, उनके बारे में करेंगे हम लोग बात। आधुनिक काल का गद्य खंड आएगा, फिर गद्य खंड, ठीक है ना। फिर गद्य का विकास कैसे हुआ, आधुनिक काल के अंदर गद्य खंड आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि गद्य और पद्य में क्या फर्क होता है। फिर गद्य का विकास कैसे हुआ आधुनिक काल के अंदर, और उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, इंपॉर्टेंट जो उपन्यास है, उनके लेखक, लिखने का टाइम, ठीक है, और उसके अंदर किस बात का वर्णन है, ये सारी बातें हमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उपन्यास में से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। फिर देखो आगे आपके सिलेबस में और क्या है, उपन्यास के बाद उपन्यास का हम सामान्य परिचय कर देंगे। उसके बाद प्रेमचंद पूर्व युग, ठीक है, और प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, क्योंकि प्रेमचंद जो थे ना वो महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, ठीक है ना। उपन्यासकार जो प्रेमचंद थे ये बड़े फेमस, इनके सबसे ज्यादा उपन्यास जो प्रेमचंद के फेमस है कौन कौन से? गोदान, गबन, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र जो अपूर्ण रह गया था, क्योंकि 1936 के अंदर प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई और ये मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे उस समय, और ये अधूरा ही रह गया था, ये पूरा उसको नहीं कर पाए थे। तो जो उपन्यासकार है ना प्रेमचंद जी, तो उपन्यास को जानने के लिए, उपन्यास के परिचय को जानने के लिए जो प्रेमचंद जी है ना उनको कहाँ रखा गया? सेंटर के अंदर रखा गया। प्रेमचंद जी सेंटर में है, तो उनसे जो पहले उपन्यास लिखे गए उनके बारे में, प्रेमचंद के समय में जो लिखे गए, जो प्रेमचंद जी ने लिखे, और उनके जो बाद लिखे गए, इन तीनों के बारे में पढ़ना आवश्यक है। तीनों के बारे में ही एग्जाम में आता है, ठीक है ना। फिर देखिए कहानी, फिर बात आती है कहानी की, और कहानी के अंदर प्रमुख कहानीकार कौन है? प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो कहानी के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। नाटक के बारे में कि कौन कौन से नाटक लिखे गए, सबसे जो महत्वपूर्ण नाटक है वो कौन से हैं, उनको लिखने वाले कौन हैं, कौन से सन में लिखा गया नाटक, है ना। और उसके बाद उसके अंदर किस बात का वर्णन है। फिर निबंध के बारे में, ये भी आपका सिलेबस है निबंध का। उसके बाद देखिए शुक्ल पूर्व युग, उसके बाद क्या है हमारा? शुक्ल पूर्व युग। तो शुक्ल कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी साहित्य के जाने माने कौन है? कवि हैं, लेखक हैं और सफल आलोचक हैं। आज तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बड़ा आलोचक हिंदी साहित्य में नहीं हुआ। तो शुक्ल युग के बारे में, शुक्ल से पहले के युग के बारे में और शुक्ल के बाद वाले युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आलोचना, आलोचना का क्या मतलब होता है? आलोचना का मतलब केवल बुराई नहीं होता बच्चों। आलोचना का मतलब होता है कि किसी भी रचना के गुण और दोषों की व्याख्या करना, किसी भी रचना के गुण के बारे में भी जानना और दोषों के बारे में भी जान लेना। शुक्ल से जो पहले का जो युग है शुक्ल युग, इसके बारे में बात करेंगे, और शुक्लोत्तर युग। अच्छा ये दोबारा चलो आ गया, कोई बात नहीं। फिर देखिए अब हम बात करते हैं अन्य गद्य विद्याएं। जो गद्य की अन्य विद्याएं हैं, एक तो आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य सबसे ज्यादा किसका आता है? राहुल सांकृत्यायन का, राहुल सांकृत्यायन का आता है, ठीक है ना। फिर संस्मरण के बारे में रेखाचित्र और रिपोर्टेज, ये क्या है? ये गद्य विद्याएं हैं। आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इनके बारे में भी शॉर्ट में पढ़ेंगे। फिर आता है डायरी। डायरी भी गद्य विद्या है।
फिर देखिए साहित्य शास्त्र के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो काव्य शास्त्र है ना वो भारतीय भी और पाश्चात्य भी दोनों के बारे में पूछा जाता है। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, अरस्तु है, इलियट है, ठीक है ना, सुकरात है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में भी पूछा जाता है और भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में भी एग्जाम में आता है। इतना जो है हमारा सिलेबस है भाई, जो हमने अभी देखा इतना सिलेबस है, क्योंकि 60 नंबर की बात है। 60 नंबर में इतना सिलेबस हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा 9वीं से लेकर 12वीं तक की, ठीक है ना, 9th की, 10th की, +1 और 2, इनकी जो टेक्स्ट बुक है ना बच्चों, टेक्स्ट बुक वो आपको पढ़नी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारा ही सारा बुक पढ़ना है, प्रश्न उत्तर याद करने हैं, ये मतलब नहीं है। टेक्स्ट बुक का यहाँ पर मतलब क्या है कि 9 से लेकर 12 तक की जो टेक्स्ट बुक है उनके अंदर कौन कौन सी तो कविताएं हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं और उनके कवि कौन कौन से हैं, किसने लिखी है वो कविताएं, उनका कविताओं का नाम क्या है और उनके कवि कौन है। फिर जो अन्य जो हमारे लेसन होते हैं ना, जितना भी उसके अंदर है जो लिखा हुआ है, जो गद्य इसके अंदर लिखा हुआ है, तो गद्य के अंदर जो भी लिखा हुआ है, यानी कि जो पाठ है, आसान भाषा में बता दूं कि जो पाठ है उनके लेखक कौन है, लेखक कौन है, जितने भी पाठ हैं उनके लेखक कौन है। उसके बाद हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि कौन से लेसन के अंदर किस बात के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे आ गया 2 बैलों की कथा, तो इसके अंदर किस बात का वर्णन है, किस बात का इसके अंदर वर्णन किया गया है, कौन था, मतलब बैलों के जो नाम याद होने चाहिए, उनके मालिक का नाम याद होना चाहिए, वो घर से क्यों भागे, उनके साथ क्या हुआ, हमें उस स्टोरी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए तो कविताएं हो गई, कवि हो गए, पाठ हो गया, लेखक हो गया। फिर जो इनके जो लेखक परिचय दिए हुए हैं ना, लेखक परिचय, तो वो भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कौन से लेखक का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, क्योंकि पीजीटी लेवल का आपका पेपर है, तो 9 से लेकर +2 तक की जो बुक्स हैं उनको तो आपको थोड़ा थोड़ा देखना ही पड़ेगा। हाँ, देखना थोड़ा थोड़ा है, उनके करैक्टर देखने हैं, उनके अंदर लेसन के अंदर किस बात का वर्णन है, पोइम है तो वो किस बारे में है, वहां पर कवि क्या कहना चाहता है, ये सारी बातें हमें आनी चाहिए। यही तो आपके एस्टेट का सिलेबस है और यही आपके पीजीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस है। जो पेपर बोल रहे हैं भी आगे होगा, देखो कब होगा, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब पेपर लेती है, लेकिन उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो यही लिटरेचर आपके दोनों में ही काम आएगा, दोनों में ही काम आ जाएगा, पीजीटी में, टीजीटी में, ये तो एस्टेट के अंदर हो गया, और पीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर भी इसी सिलेबस में से पूछ लिया जाएगा। तो सिलेबस आपका बड़ा है, वास्ट है, क्योंकि जब लिटरेचर ही हो गया तो बड़ा तो होगा ही होगा, और इसको हमें बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। आपको एक एक कवि, उसकी रचनाएं, लेखक, उनका जन्म, मृत्यु, शिक्षा कहाँ से ली, किस बारे में लिखा करते थे, वो सारी की सारी बातें हमें याद होनी चाहिए, और इन सारी बातों को हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहले जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भाषा के बारे में, भाषा परिचय के बारे में हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है। कि जो हिंदी भाषा है, क्योंकि पहला हमने इकाई जो फर्स्ट यूनिट थी यही तो हमने की थी ना, कि हिंदी भाषा का जो है वो ज्ञान हमें होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से जो पहली यूनिट है वो करेंगे कि भाई किसने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी, हिंदी में कितने भाषा परिवार हैं, बहुरूपीय भाषा परिवार का क्या क्या नाम है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और बीच बीच में जो मैं आपको लिटरेचर करवाऊंगी, बीच बीच में जो भी प्रश्न पीजीटी लेवल और टीजीटी के अंदर पूछे गए हैं वो प्रश्न मैं आपको टॉपिक वाइज बताती चलूंगी कि इस टॉपिक में से ये प्रश्न आ चुका, यहाँ से ये प्रश्न आ चुका है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में से कहाँ से प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और हमें इस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कैसा प्रश्न पूछा जा चुका है और कैसे आगे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि हम ये बात करेंगे कि जब यहाँ से ये प्रश्न आ गया तो आगे ये भी आ सकता है, ठीक है। तो
आई होप आपको जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और जब हम शुरू करेंगे तो भाषा परिचय से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।